Assalamualaikum. Next topic from the respiratory medicine is from the diseases of pleura, that is pleural effusion. इसमें से कोई यूक्यू तो नहीं मिला पास यूक्यूज़ में, तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो हम इसको डिस्कस करेंगे प्लूरल इफ्यूजन को। सो इसमें देखें कि आपको पता है कि प्लूरा जो होती है उसकी टू लेयर्स होती हैं। बाहर वाली जो होती है ये जैसे आपको रेड में दिखाई हुई है, दिस इज़ द पेराइटल प्लूरा, और ये जो अंदर की तरफ आपको ब्लू की दिखाई हुई है, दिस इज़ द विज़रल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा जो होती है वो बिल्कुल बाहर की तरफ चेस्ट वॉल की तरफ होती है, और विज़रल जो होती है वो लंग्स को कवर कर रही होती है। और आपको पता है कि इसके दरमियान में जो स्पेस होती है दैट इज़ द प्लूरल स्पेस, जिसमें नॉर्मली जो है वो थोड़ा सा फ्लूइड होता है, और वो जो फ्लूइड होता है वो नॉर्मली क्या कर रहा होता है कि जो फ्रिक्शन होती है उसको जो है मेंटेन कर रहा होता है फ्रिक्शन नहीं होने देती। और लंग्स की जो एक्सपेंशन है और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन उसकी जो लंग्स की मूवमेंट्स हैं उसको जो है फ्रीली होने देती है। लेकिन प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा कि वो जो फ्लूइड होगा वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ भी प्लूरल इफ्यूजन हुई है। प्लूरल इफ्यूजन एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लूरल एक्सेसिव फ्लूइड हो सकता है, ब्लड हो सकता है, पस हो सकती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है प्लूरल स्पेस के अंदर। ये जो है ना एक्चुअली हमारा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। देखिए प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो यहाँ से जब यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, प्लूरल फ्लूइड की फिल्ट्रेशन हो रही होती है, तो अब प्लूरल इफ्यूजन एक एक्सेस अमाउंट पे फ्लूइड जो है वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा क्यों होगा? या तो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है या उसकी ड्रेनेज में मसला है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं नॉर्मल फ्लूइड जो है वो फिल्ट्रेट होता रहता है, और यहाँ से लिम्फेटिक्स के थ्रू जो मीडियस्टाइनल लिम्फेटिक्स होते हैं, कोस्टल लिम्फेटिक्स होते हैं, डायफ्रेगमेटिक लिम्फेटिक्स होते हैं, वो उसकी ड्रेनेज भी करते रहते हैं। अगर ये नॉर्मल होता रहे, नॉर्मल पर्सन के अंदर होता रहे, जितना प्रोडक्शन हो रहा है तो नॉर्मल प्रोडक्शन हो, ड्रेनेज हो नॉर्मल हो, तो ये सब कुछ नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर यहाँ तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है या ड्रेनेज में मसला आ गया या कुछ और हो गया, तो प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो जाएगी, एक नॉर्मल से एक्सेस जो है फ्लूइड डेवलप हो जाएगा वहाँ पर। अब हम टेक्स्ट की तरफ आते हैं। फ्रॉम द स्टेप अप ये लिया गया है, caused by one of the following mechanisms, या तो increased drainage of fluid हो जाएगा into the pleural space, increased production हो जाएगी fluid by the cells in the pleural space, या decreased drainage हो जाएगी fluid from the pleural space, जैसे ऊपर हमने फिगर में देखा। कॉजेज़ की तरफ आते हैं हम, कॉजेज़ बाद में देखते हैं। देखें पैथोफिजियोलॉजी में अब ये दो तरह का हो सकता है, प्लूरल फ्लूइड जो है ये दो तरह का हो सकता है। अगर आपने जीआईटी पढ़ा था, लिवर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको एसाइटिस का टॉपिक पढ़ाया था, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था ट्रांसड्यूडेटिव एसाइटिस और एक्सुडेटिव एसाइटिस। अगर आपने वो टॉपिक सुना है तो आपको ये समझने में ईजी होगा देखें ट्रांसड्यूडेटिव फ्लूइड होता है, एक्सुडेटिव फ्लूइड होता है। ट्रांसड्यूडेटिव फ्लूइड जो है वो कब होगा? जब ये होगा कि या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो लीक करके इंटरस्टिशियम में जाएगा, या ऑनकोटिक प्रेशर ड्रॉप कर गया। ऑनकोटिक प्रेशर कैसे ड्रॉप कर सकता है कि जो प्रोटीन्स हैं जिन्होंने वाटर को होल्ड करके रखना था ब्लड वेसल्स के अंदर, वो प्रोटीन्स ख़त्म हो गई हैं, लाइक हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो गया, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया बॉडी में किसी भी तरह से, लाइक लिवर फंक्शन खराब था। या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया या ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया। दोनों केसेस में क्या होगा, फ्लूइड जो होगा वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रुकेगा, वो बाहर आएगा। तो दिस इज़ ट्रांसड्यूडेटिव होगा ये इफ्यूजन। नेक्स्ट इज़ द एक्सुडेटिव इफ्यूजन। एक्सुडेटिव में क्या होगा कि ये होगा या तो कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, कि कैपिलरीज़ की जो वॉल्स हैं उनकी परमेबिलिटी कब ज़्यादा होती है, कौन सी ऐसी स्टेट होती है, याद है आपको? इन्फ्लामेशन फ्रॉम द पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी की अगर बात करें, जब भी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होती है कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो होगा दैट विल बी एक्सुडेटिव। तो इट मीन्स कि एक्सुडेटिव तब होगा जब बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन चल रही होगी, लाइक बॉडी में टीबी है, निमोनिया है,
वहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, तो कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे ऊपर हमने देखा कि मीडियस्टाइनल लिम्फेटिक्स थी, कोस्टल लिम्फेटिक्स थी, डायफ्रेगमेटिक लिम्फेटिक्स थी जो ड्रेनेज कर रही थी। अब यहाँ पे लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसने उस फ्लूइड को ड्रेन करके लेके जाना था, वो ड्रेनेज ही खराब हो गई है, तो फ्लूइड वहाँ पे इकट्ठा होगा। तो ये आपने बेसिक याद रखना है, ट्रांसुडेटिव में किस वजह से हो रहा है फ्लूइड, और एक्सुडेटिव में कौन से दो मैकेनिज्म्स हैं जिनकी वजह से हो रहा है। मज़ीद पिक्चर्स देखें अगर आपको यहाँ पे ट्रांसुडेटिव में फ्लूइड आपको जो पानी की तरह का नज़र आ रहा है, बिल्कुल पानी है, सीरियस फ्लूइड नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको गंदा गंदा सा फ्लूइड नज़र आ रहा है एक्सुडेटिव में। सो ट्रांसुडेटिव में अकर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और लो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ ये हैं ट्रांसुडेटिव में, हार्ट फेलियर हो गया, राइट हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा, सारा फ्लूइड जो है वो आगे जाने के बजाय पीछे आएगा। क्रोनिक हार्ट फेलियर में क्या होगा कि हार्ट फेल हो गया तो आगे जाने के बजाय हार्ट पीछे लंग्स में इकट्ठा होगा। ओवरऑल अगर हार्ट फेलियर की बात करें, सर्होसिस ऑफ द लिवर में, देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आपको पता है कि एल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है, सर्होसिस ऑफ लिवर में नहीं बनेगा एल्ब्यूमिन, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा। सो इन केसेस में क्या होगा, फ्लूइड इकट्ठा होगा, और कौन सा होगा, ट्रांसुडेटिव होगा। ट्रांसुडेटिव फ्लूइड कौन सा होता है, जिसमें प्रोटीन कम होती है और एलडीएच जो है वो भी कम होता है। दूसरा है एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव कब होगा, जब कोई इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी में और इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल कोई निमोनिया है, कोई कैंसर है, कोई टीबी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सो इस केस में क्या होगा, प्रोटीन्स हाई होंगी और एलडीएच हाई होगा, रिमेंबर दिस। सो ये अब टेक्स्ट की तरफ आते हैं, यू टेक्स्ट फ्रॉम द स्टेप अप। कहते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्रांसुडेटिव फ्लूइड इज ड्यू टू ईदर एलिवेटेड कैपिलरी प्रेशर in the visceral parenteral pleura, for example chronic heart failure, congestive heart failure, or decreased plasma oncotic pressure, for example hypoalbuminemia। ऊपर हम बात कर चुके हैं इसकी, यहाँ पे भी आपको समझ आ रही है कि ट्रांसुडेटिव कैसे होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑनकोटिक प्रेशर ड्रॉप करेगा, जिसकी वजह से फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर स्पेस में रहने की बजाय बाहर आएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, और फ्यूएन होगी। मेरे गले में बहुत दर्द है जिसकी वजह से आवाज़ ही निकली, आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो एक्सुडेटिव जो है फ्यूएंस, उनकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है कि परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, यहाँ डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो है फ्रॉम द प्लूरल स्पेस बिकॉज ऑफ डैमेज टू द प्लूरल मेम्ब्रेन्स और द वेस्कुलेचर। सो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है इसका पैथोफिजियोलॉजी के इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, वेसोडाइलेशन होगी, कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्रोटीन्स लीक हो जाएंगी जिसकी वजह से डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर और फ्लूइड जो बाहर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन्स कम मिलेंगी, एलडीएच प्रोटीन ज़्यादा मिलेंगे, एलडीएच ज़्यादा मिलेगा। ये आपको पैथोफिजियोलॉजी बताई हुई है कि हार्ट फेलियर की वजह से फ्लूइड ओवरलोड होगा, फ्लूइड जो है वो लीक करेगा प्लूरल स्पेस में और प्लूरल फ्यूएन होगी और वो लंग्स को कंप्रेस करेगा और डिस्निया करवाएगा। सो ये आपने टेबल याद करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइट्स क्राइटेरिया फॉर डिस्टिंग्विशिंग द प्लूरल ट्रांसुडेट फ्रॉम द एक्सुडेट, वो क्या है ये आपने याद करना है। जैसे ऊपर हमने बात की है कि जो एक्सुडेटिव होगा उसमें प्रोटीन ज़्यादा होंगी, एलडीएच ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन जो है वो टू सीरम प्रोटीन रेशो, मतलब ये कि जो सीरम बॉडी का जो सीरम है उसमें जो प्रोटीन है और प्लूरल के फ्लूइड के अंदर जो प्रोटीन है उनकी हम रेशो निकालते हैं। तो अगर वो रेशो 0.5 से ज़्यादा हो और प्लूरल फ्लूइड का जो एलडीएच है वो सीरम एलडीएच रेशो से 0.6 रेशो 0.6 से ज़्यादा हो, और प्लूरल फ्लूइड एलडीएच जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन 2/3 ऑफ द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम एलडीएच, जो नॉर्मल सीरम एलडीएच है उससे 2/3 ऊपर हो। तो दिस इज़ द लाइट्स क्राइटेरिया फॉर डिस्टिंग्विशिंग द प्लूरल ट्रांसुडेट फ्रॉम द एक्सुडेट। सो हम प्लूरल फ्लूइड लेते हैं, नीचे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लेते हैं, उसकी हम एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी प्रोटीन्स मेजर करते हैं, उसकी एलडीएच मेजर करते हैं। अगर वो 0.5 से ज़्यादा हो, 0.6 से ज़्यादा हो रेशोज़, और
जो है LDH की 0.6 से ज़्यादा और प्रोटीन्स की 0.5 से ज़्यादा या 2/3 से ज़्यादा LDH उस केस में दैट इज़ डायग्नोस्टिक कि दिस इज़ एक्सुडेटिव। सो उसमें हम कंसिडर करेंगे कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, यू हैव टू ट्रीट दैट। अगर उसको ट्रीट करेंगे तो पेशेंट की खुद ब खुद प्लूरल इफ्यूजन ठीक हो जाएगी। अगर कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट की प्लूरल इफ्यूजन ठीक नहीं होगी। सो दिस इज़ हाउ वी टेक द सैम्पल। पेशेंट जो है वो बैठा होता है, अपराइट और लीनिंग ऑन द टेबल होता है। फ्लूइड पुशेस ऑन द लेफ्ट लेग कर रहा है। हम क्या लेंगे, यहाँ से फ्लूइड जो है वो ले लेंगे बैग या सिरिंज में। सो हम करते हैं फ्लूइड की एग्जामिनेशन। सो टीबी में मैं आपसे अगर पूछूं तो जो कलर होगा फ्लूइड का वो कैसा होना चाहिए। ऊपर हमने देखा है ट्रांसुडेटिव जो एक्सुडेटिव फ्लूइड होता है, एक्सुडेटिव फ्लूइड होगा ना इसका, क्योंकि इन्फेक्शन है तो वो थोड़ा सा एम्बर कलर्ड का हो जाएगा। ठीक है, कलर अपना थोड़ा चेंज कर लेगा। टाइप ऑफ फ्लूइड क्या होगा, एक्सुडेटिव। और इसमें ज़्यादा क्या होंगे, लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे। फिर दूसरे डायग्नोस्टिक फीचर्स हम टीबी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह हमें पता चलेगा कि ये टीबी है। सो दीज आर द अप्रोचेस के आप प्लूरल फ्लूइड का निकाल रहे हो, आपको पता चलेगा उससे कि व्हाट्स द कॉज, सो यू विल ट्रीट दैट। देन मेलिग्नेंट डिजीज़ में क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लड आएगा वहाँ पे। कोई भी कैंसर होगा तो ब्लड स्ट्रेंड होगा प्लूरल फ्लूइड। ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो बी एक्सुडेटिव, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें भी हमें सिरोजल सेल्स, लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, मेलिग्नेंट सेल्स मिलेंगे। फिर हम उसकी वापसी करवाएंगे और फिर हमें कंफर्म होगा कि ये कैंसर है। कार्डिक फेलियर में भी स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होगा, सीरियस होगा मोस्टली। कि और ट्रांसलेटिव होता है, ऊपर बात कर लेंगे, बात की थी हमने। अदर साइंस ऑफ कार्डिक फेलियर होंगे, लाइक कार्डिक फेलियर के दूसरे साइंस क्या होते हैं, JPP रेस होती है, फिर हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होती है, पीछे साइटिस हुई होती है, ये सब कुछ। हार्ट फेलियर के साइंस और क्या होते हैं, बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा होता है, हिपोक्सिया की कंडीशन होती है, हाइपोटेंशन होती है। सो ये सब कुछ होगा और रिस्पॉन्ड करेगी डायरेटिक्स। तो पल्मोनरी इंफेक्शन की बात करें तो उसमें ब्लड स्टेन्ड होगा और ये एक्सुडेटिव होता है। कभी कभार ट्रांसुडेटिव होता है लेकिन ये एक्सुडेटिव होता है मोस्टली। इसमें रेड ब्लड सेल्स हमें यूजिनोफिल्स मिलेंगे और एविडेंस होगा कि पल्मोनरी इन्फेक्शन है या सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म होगा कोई, या प्री डिस्पोजिंग टू वीनस थ्रोम्बोसिस। इन्फेक्शन हुआ है ना लंग्स का, इट मीन्स कोई एम्बोलस बॉडी में घूम रहा था। रूमेटॉइड डिजीज़ में जो है ये क्या होगा, टर्बिड होगा। अगर क्रॉनिक है, एक्सुडेटिव होगा ये भी, इसमें भी लिम्फोसाइट्स मिलेंगे और ये सब कुछ हमारे रूमेटॉइड फैक्टर वगैरह करवा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रूमेटॉइड डिजीज़ की वजह से हुआ है। SLE में भी सीरस मिलता है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में भी सीरस या ब्लड स्टेन मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थोरैसिक डक्ट में मिल्की मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। साइटिक फ्लूइड में भी हमने देखा था काइली मिलता है, काइल। और ये दोनों एक्सुडेटिव होते हैं, SLE और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, ऑब्वियसली क्योंकि इन्फ्लेमेशन है। इसमें लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में कोई सेल्स हमें नहीं मिलते। और फिर SLE के लिए हम दूसरी टेस्ट करवा लेंगे, उसको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के लिए MLIs करवा लेंगे। और ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपका प्लूरल फ्लूइड आपके पास आया जो आपने सैंपल लिया है। सो आपको कैसे पता चलेगा कि अब जो है ना वो फ्लूइड जो है वो किस वजह से अपने पता लगाना है। सो ये आप रीड करें, प्लूरल फ्लूएन जो है विथ pH लेस देन 7.5 सजेस्ट एम्पाइमा एंड नीड्स चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। मतलब कि इफ्यूजन में अगर हमें, मैंने आपको बताया वो फ्लूइड भी हो सकता है, वो पस भी हो सकती है, ब्लड भी हो सकती है। अगर वहाँ पे pH जो है वो 7.2 से कम है, इसका मतलब वो पस की एक्यूमुलेशन है। पस को आपने क्या करना है, ड्रेन करना है चेस्ट ट्यूब से। LDH अगर 60% से ज़्यादा है और सीरम जो हमने डिस्कस किया 0.6, या प्रोटीन 50% से ज़्यादा है या सीरम 0.5 जो ऊपर हमने देखा, दैट इज़ एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव इज़ कॉज बाय इन्फेक्शन और कैंसर, ये कैप्लान से लिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपको डिफरेंस दिखाया हुआ है, एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव, उसके कॉजेज़ बताए हुए हैं, सेम हमने डिस्कस कर लिया है। इससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट को जो है वो क्या मसला है। फिर हम सिम्टम्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो कभी कभार एसिम्टोमेटिक हो सकता है अगर फ्लूइड कम है, डिस्नी और इंजर्शन होगा, उसकी फ्लूइड इकट्ठा हुआ है ना तो उसको सांस नहीं आ रही होगी, उसके पेरिफेरल एडीमा भी हो सकता है अगर हार्ट फेलियर है। ऑर्थोपनी और पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया इज ऑल्सो द हार्ट फेलियर के साथ अगर एसोसिएटेड है। साइंस में क्या है,
नीचे जो है वो क्या है, फ्लूइड इकट्ठा हुआ है। तो जब हम परकशन करेंगे तो ऑब्वियसली वो आवाज़ जो है वो डल हो जाएगी, डलनेस होगी बिकॉज ऑफ द फ्लूइड। अगर हम ब्रेथ साउंड्स लेंगे तो ऑब्वियसली वो भी कम होंगे बिकॉज फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, तो ब्रेथ साउंड्स कम आएंगी स्टेट से हम जब देखेंगे सुनेंगे। फिर हम जो वोकल फ्रामेटिस्ट करते हैं जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि तुम बोलो 3 3 3 1 1 1 99, जिसमें नून नून आएगा ना, तो उससे हम वोकल फ्रामेटिस्ट चेक करते हैं, वो भी आपका कम मिलेगा क्योंकि नीचे इकट्ठा हुआ है फ्लूइड। सो ये हमारा जो एग्जामिनेशन था। फिर हमने डायग्नोसिस की तरफ जाना है, तो यू नाउ दैट कि हम चेस्ट एक्सरे सबसे पहले करवाते हैं, बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर द लंग डिजीजेस, जिसमें हम करवाएंगे उसका पोस्टीरियर व्यू और लेटरल व्यू। उसमें हमें जो है वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है फ्लूइड इकट्ठा हुआ है। तो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल जो है, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल ये वाला, दिस एंगल इज़ डिस्टर्प्टेड हेयर। यहाँ पे एंगल देखें और यहाँ पे देखें, डायफ्राम और कॉस्टोफ्रेनिक एंगल जो है वो ब्लंट हुआ होगा। यहाँ पे ये ब्लंटेड एंगल है। 250 ऑफ फ्लूइड जो है वो क्यूमुलेट होना चाहिए, उससे हमें एफ्यूएन जो है वो डिटेक्ट होगी। सो ये भी देखें, यहाँ पे भी प्लूरल एफ्यूएन विद लार्ज मेनिस्कस साइन, कि ये देखें इस तरह से ये फ्लूइड इकट्ठा हुआ है। ओनली अ फ्लूइड सैंपल फ्रॉम थ्रैकोसेंटेसिस कैन डिटर्मिन द स्पेसिफिक कॉज, जो हमने ऊपर देखा कि हम कैसे पता लगाते हैं। ये हमने उसको पेशेंट को जो है ना लेफ़्ट क्यूबिटस पोजीशन में लटाया हुआ है और फिर हमने लिया हुआ है। इससे ये होता है कि फ्लूइड जो है वो नीचे बैठ जाता है और हम अच्छा डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी पानी दिखाया हुआ है और एयर दिखाई हुई है। दिस इज़ फ्लूइड। सो लेटरल डीक्यूबिटस जो फिल्म्स होती हैं, दीज आर मोर रिलायबल देन पीए एंड लेटरल व्यू फॉर डिटेक्टिंग स्मॉल प्यूरल एफ्यूएंस। छोटी छोटी एफ्यूएंस में आपको नज़र आ जाती हैं, फ्रीली फ्लोइंग है, ये लॉक्यूलेटेड है, मतलब सेप्टा के अंदर है, ये फ्रीली फ्लूइड है, उसका भी पता चल जाता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है, इसमें हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये फ्लूइड इकट्ठा हुआ है। थोड़ा सा भी फ्लूइड होगा नीचे जमा हो जाएगा। जैसे आप समझ लें कि जैसे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल परफ्यूम ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा रह जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हो तो वो ज़्यादा बाहर आता है। इसी तरह वो आपको पता चल जाता है कि है भी कि नहीं, तो उससे थोड़ा सा भी फ्लूइड डिटेक्ट हो जाता है अगर ये हम लैटरल पोजीशन में लटाएंगे। देन चेस्ट एक्सरे के बाद क्या होता है, सीटी स्कैन होता है। मोर रिलायबल देन चेस्ट एक्सरे फॉर डिटेक्टिंग द एफ्यूएंस इज सीटी स्कैन। फिर हम करते हैं थोरैकोसेंटेसिस। ये आपका थोरैकोसेंटेसिस जो होता है, ये आपका एक तो डायग्नोस्टिक भी होता है, थेराप्यूटिक भी होता है। ऊपर हमने डायग्नोसिस के लिए इसको यूज़ किया था, अब हम इसकी जो है वो थेराप्यूटिक के लिए यूज़ करेंगे कि यूज़फुल इफ इटियोलॉजी इज़ नॉट ऑब्वियस और इट प्रोवाइड्स अ डायग्नोसिस इन 75% केसेस, और ये आपको बता देगा कि कॉज क्या है। थेराप्यूटिक भी है, ड्रेनेज प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम लार्ज एफ्यूएंस। ऑब्वियसली फ्लूइड बाहर आएगा तो पेशेंट की जो सांस का मसला हो रहा है सब कुछ वो ठीक हो जाएगा। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, हम थोरैकोसेंटेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये होता है कि अंदर एयर चली जाती है, तो दैट कैन लीड टू न्यूमोथोरक्स। सो इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट विद द चेस्ट ट्यूब इन 5% केसेस। हम नेक्स्ट न्यूमोथोरक्स पे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि रिस्क फैक्टर उसका होता है ये वाला। देन ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली ट्रांसड्यूडेटिव होंगे, तो आपको पहले से पता है कि एक फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, सिंपल फ्लूइड है, तो उसको हम डायरेटिक्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकालेंगे, या हम सोडियम रिस्ट्रिक्शन करेंगे साथ साथ। थेराप्यूटिक थोरैकोसेंटेसिस करेंगे ताकि अगर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको सांस नहीं आ रहा, तो उस फ्लूइड को हम थोरैकोसेंटेसिस के थ्रू बाहर निकालेंगे। अगर एक्सुडेटिव होगा तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कि एक्सुडेटिव है, तो कोई इन्फ्लामेशन है तो हम कॉज को ट्रीट करेंगे, टीबी है तो उसको ट्रीट करेंगे, निमोनिया है तो उसको ट्रीट करेंगे, तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। पैरानिमोनिक एफ्यूएंस जिसमें निमोनिया की वजह से होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड एफ्यूएंस, एंटीबायोटिक्स हम देंगे। ऑब्वियसली इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेटेड एफ्यूएंस और एम्पायमा अगर हो गया है, मतलब कि वहाँ पे पस एक्यूमुलेट हो गया, तो चेस्ट ट्यूब से ड्रेन करेंगे, या हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स जो है, क्योंकि वहाँ पे पस एक्यूमुलेटेड है तो वो हम उसको रिमूव करेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, और अगर उससे भी ट्रीट नहीं होता तो एडहियंस के लिए हम सर्जिकल लाइसिस करेंगे। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट फॉर दिस। ये आपका टेबल है डेविडसन का, ये कॉजेज़ यहाँ से भी आप देख लें, वैसे हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे।
भी थ्राइकोसेंटेसिस दिखाई हुई। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ आपको स्टेप अप से कि देखिए एक्सुडेटिव एफ्यूएन अगर सस्पेक्ट करते हैं तो इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस मज़ीद आप क्या करवा सकते हो। जो फ्लूइड आप निकालोगे उसमें से आप डिफरेंशियल सेल काउंट लोगे उसका फ्लूइड का, टोटल प्रोटीन चेक करोगे, LDH चेक करोगे, उसमें ग्लूकोज का लेवल चेक करोगे, उसकी pH चेक करोगे, एमाइलेज, ट्राइग्लिसराइड्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड साइटोलॉजी। अगर आपको एमाइलेज एलिवेटेड मिलता है इसका मतलब कि इसका कॉज जो है वो पैंक्रेटाइटिस है या कोई मेलिग्नेंसी है या कोई एसोफेजियल रप्चर है। अगर आपको मिल्की मिलता है तो आपने सोचना है कि ये काइलोथोरक्स है, मींस लिम्फ इन द प्लूरल स्पेस है। अगर आपको फ्रैंकली पुरुलेंट मिलता है इसका मतलब कि पस जमा हुई हुई है। अगर ब्लडी मिलेगा तो आपने सोचना है मेलिग्नेंसी को। अगर एक्सुडेटिव एफ्यूएंस जो हैं उसमें ज़्यादा लिम्फोसाइट्स हैं तो आपने टीबी को सोचना है। अगर उसकी pH जो है वो 7.2 से कम है तो आपने सोचना है कि नमूनिया की वजह से हुआ है एफ्यूएन या एम्पाइमा की वजह से। अगर उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो 60 से कम है तो आपने कंसिडर करना है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। या मैं आपको स्टेप अप से बता रही हूँ। हाउएवर ग्लूकोज जो होता है वो दूसरे कॉजेज़ की वजह से भी लो हो सकता है, लाइक एम्पाइमा की वजह से, टीबी की वजह से, जो है क्योंकि वो ग्लूकोज जो है वो बैक्टीरिया खा जाते हैं ना, तो वो जो पस में बैक्टीरिया होंगे, टीबी है, एसोफेजियल रप्चर है, मेलिग्नेंसी, ल्यूपस, इन सब में आपको ग्लूकोज लेवल लो मिल सकता है। सॉरी। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ कि जो ट्रांसयूडेटिव होगा उसमें pH जो है वो 7.4 से ज़्यादा होगी। एक्सुडेटिव में pH जो है वो 7.4 से कम होगी, क्योंकि हमने एम्पाइमा के कंसिडर में किया था। जो उसके अलावा जो इसकी चेस्ट की एक्सपेंशंस होंगी वो भी हमें कम मिलेंगी क्योंकि फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, तो डिक्रीज चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो भी आपको मिल सकती है ऑन द एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक प्लूरल एफ्यूएन।